हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मुख्य रूप से यूपी और ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें मुख्य सेविका का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है अभी। शॉर्ट लिस्टिंग देखिए कब तक आती है। जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी विद इन उसके आई होप 1 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम करवा लेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो 3 टॉपिक उसमें बचा हुआ है। तो अब हम जो है रिवीजन के लिए फिर से उसी टॉपिक को रिवीजन करवाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहिएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है मुख्य सेविका में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी हम लाएंगे। और अभी आज हम गरीबी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। तो गरीबी से संबंधित क्या है, गरीबी क्या होती है, गरीबी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी समितियां बैठी थी इसके जांच के लिए, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है, इसमें गरीबी के बारे में दिया गया है। गरीबी क्या किसे कहते हैं। गरीबी जो है, चाहे वो कोई भी काल रहा है, गरीबी व्यक्ति का हमेशा से पीछा नहीं छोड़ी है। मनुष्य के विकास के साथ साथ ही गरीबी चली आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अपनी जो डेली नेसेसरी नीड्स हैं उसको पूरा करने में आसानी से पूरा कर ले जाता है। किसी को वो आवश्यकताएं पूरा करने में समय लगता है, तो जाहिर सी बात है जो जिसको समय लगता है वो गरीब कहलाएगा, जिसको नहीं लगता है वो सॉरी जिसको नहीं लगता है वो गरीबी रेखा से ऊपर वाला व्यक्ति कहलाएगा। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी समितियां बैठी हैं। यूएन ने भी टाइम टाइम से अपना रिपोर्ट जारी करते रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, गरीबी को समझना, गरीबी कहने में जितना आसान है समझना उतना मुश्किल नहीं है। प्राचीन काल से वर्तमान तक जो है गरीबी के विभिन्न स्वरूप देखे जा सकते हैं। इसमें ये दिया है, गरीबी के पैमाना जो होता है, मापने का पैमाना अलग अलग होता है, जिसमें इसमें कई कारण दिए हैं। जिसमें शिक्षा के अभाव में भी गरीबी होती है। फिर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा अगर से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग के पास स्किल नहीं होगा तो पैसा नहीं कम अर्न कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ गरीबी पाई जाएगी। फिर इसके बाद है शिक्षा और रोज़गार का भी कनेक्शन है। जो लोग शिक्षित होते हैं, अच्छी शिक्षा उनकी होती है, वो लोग कुशल रोज़गार पाने में समर्थ होते हैं और अच्छे से रोज़गार मिल जाता है, पैसा अर्न करते हैं। ये दिया है इसमें। इसके बाद दिया है, गरीबी अवस्था में न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति होते हैं, जो भी होते हैं जिनकी गरीबी अवस्था से नीचे जो होते हैं, वो अपने न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो गरीबी वह अवस्था है जब व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा का उपयोग करने में असक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक स्तर पर गरीबी कहलाती है। क्या दिया है, गरीबी की परिभाषा ये दिया है कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता क्या हो, रोटी, कपड़ा, मकान हुआ, इसके साथ साथ अब शिक्षा भी जुड़ गई है। शिक्षा पाने में वो असमर्थ है, असक्षम है इन आवश्यकताओं को पूरा करने में, तो उसे गरीबी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, गरीबी के लिए जो है क्या क्या होना आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, पहला ऑप्शन रोटी, दूसरा ऑप्शन कपड़ा, तीसरा ऑप्शन मकान, चौथा ऑप्शन शिक्षा। तो इसमें से सभी जो है ज़रूरी है। क्लियर। और जो है अभी तक भारत में क्या होता था, भारत में स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत ये बोला गया था कि अगर से जो व्यक्ति भारत में अपने ये आवश्यकताएं पूरा कर ले रहा है, रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकताएं पूरा कर ले रहा है, उसमें शिक्षा तब नहीं जुड़ा गया था, वही व्यक्ति अमीर है या वही व्यक्ति जो है गरीबी से ऊपर जीवन जिंदगी जी रहा है। ठीक है, इसके लिए तमाम समितियाँ बैठी थी। ये देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, कुछ फैक्ट है जिसको मैं बताऊँगी। हाँ, इससे संबंधित कुछ आंकड़े, महत्वपूर्ण आंकड़े क्या हैं। इससे आशय धन का ना होना। गरीबी एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम होता है जब व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वह दैनिक न्यूनतम खर्चों को पूरा करने में योग्य ना हो। गरीबी की परिभाषा तथा आकलन को लेकर अलग अलग समितियों का गठन किया गया। बैंक के अनुसार जो है, विश्व बैंक ने भी बोला है, विश्व बैंक ने क्या बोला है, अलग अलग विश्व बैंक ने बोला है, यदि कोई व्यक्ति $1.25 से कम का खर्च करता है, 1.25 से, मतलब यदि कोई व्यक्ति 1.25 से, यानी कि $1 प्रेजेंट टाइम में $1 किसके $1 में कितने रुपए हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, शायद ये 80-82 के नियर अबाउट है, तो यानी कि 82 रुपया 80 रुपया
जो खर्च कर ले जाएगा वही क्या है, वो से कम खर्च करता है वही गरीब है। 80-82 रुपये जो कम खर्च करता है वही गरीब है। इसमें 2.5 भी जोड़ दिया है तो वही आप ले लीजिए 90 या 95, जो इससे कम खर्च करता है वही गरीब है। ये विश्व बैंक का अकॉर्डिंग है, ठीक है। तथा विकसित देशों में $2 प्रतिदिन स्वर्ष व्यय करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह गरीब कहलाता है। ये जो $1.25 दिया है ये अल्प विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए बोला गया है, जबकि विकसित देशों के लिए $2 बताया गया है, ठीक है। वहीं योजना आयोग आप जानते हैं कि इससे पहले योजना आयोग था जिसका गठन जो है 1951 में हुआ था। अब उसी की जगह नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग ने क्या बोला था, गरीबी की परिभाषा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो, हाँ, हमारे देश का ये ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कैलोरी के नाम पर कोई गरीब है या अमीर है, वो कितना कैलोरी डेली ले रहा है उसके आधार पर जो है गरीबी अमीरी बताई जाती है। इसमें क्या बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर से वो डेली 2400 कैलोरी ले रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। अगर से वो इतना ऊर्जा का उपयोग करने में डेली सक्षम है तो वो जो है गरीब नहीं माना जाता है। गरीबी श्रेणी में अगर से इससे कम उपयोग कर रहा है तो वो गरीबी से नीचे रखा जाता है, ठीक है। आगे क्या है, वर्तमान की परिभाषा में, वर्तमान की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो सन 2005 में गठित तेंदुलकर सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन का उपयोग करने में सक्षम नहीं है तो वह गरीब माना जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है क्योंकि वर्तमान में जो आंकड़ा माना जाता है इस समिति के ज़्यादा प्रीफर किया जाता है वो तेंदुलकर समिति है। तेंदुलकर समिति में क्या बोला गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है अगर से वो 27 रुपये डेली खर्च कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये डेली खर्च कर रहा है तो वो क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम जो खर्च कर रहा है वो गरीब माना जाएगा। क्लियर। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये मासिक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये शहरी व्यय करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति अमीर है। अगला क्या दिया है, रोटी कपड़ा, दैनिक आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट आदि को शामिल किया जाता है। भारत में गरीबी का मापन जो करता है वो NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। ये याद कर लीजिए, NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। NSSO की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 1919 में CSO तथा NSO का विलय करके CSO और NSSO का विलय करके NSO में मतलब विलय करके NSO बना दिया गया। अतः अब गरीबी का आकलन जो है NSO करता है। ध्यान दीजिएगा, गरीबी का आकलन कौन करता है, NSO करता है। भारत में गरीबी का अंतिम रिपोर्ट जो है 2011-12 में तेंदुलकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी तक वही रिपोर्ट आधार बनाया जाता है। 2011-12 में गरीबी 21.9% के आसपास भारत में देखी गई थी। बातें क्लियर हुआ। वर्तमान में जिस रिपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो तेंदुलकर रिपोर्ट है, जिसका गठन जो है 2005 में हुआ था और अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब प्रस्तुत की थी, 2011-12 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार जो है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये जो डेली खर्च करता है और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये जो डेली खर्च करता है वो गरीब नहीं माना जाएगा। उससे नीचे जो है जो खर्च करता है वो गरीब माना जाएगा। क्लियर। इसके सिवाय इसका जो गणना किया जाता है, गरीबी की गणना कौन करता है, NSSO पहले करता था। NSSO पहले करता था। अब जो है 2019 में CSO और NSS को विलय करके NSO बना दिया गया है। जो NSO ही क्या करता है, इसका आकलन करता है, गरीबी का आकलन करता है। बातें समझ में आ गई होगी, आई हो। फिर गरीबी रेखा क्या होता है। भारत में गरीबी के आकलन के लिए सबसे पहले दांडेकर एवं रथ कमेटी में कैलोरी को आधार बनाया था। दांडेकर एवं रथ कमेटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दांडेकर कमेटी और रथ कमेटी ने कैलोरी को आधार बनाया था, जबकि सारे और देशों में क्या होता है, पैसे के आधार पर। हमारे यहाँ कैलोरी के आधार पर गरीबी मापा जाता है। गरीबी रेखा उस स्तर को बताता है जिसके नीचे की आय होने पर व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे कहलाता है, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL कहते हैं। BPL आई होप आप लोगों के घर में भी होगा, जो वाइट कलर का होता है या ये येलो कलर का होता है, ठीक है।
यदि कोई व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है तो एबव पॉवर्टी लाइन कहलाता है, यानी कि एपीएल कहलाता है। ठीक है। बीपीएल की गणना सबसे पहले क्या है, पहले कैलोरी के आधार पर बनाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं शहरी क्षेत्रों के लोग की अपेक्षा। ठीक है। आगे क्या दिया गया है, निर्धनता का आकलन क्या दिया है, इसमें दिया है निर्धनता गरीबी की गणना मुख्यतः 2 रूपों में की जाती है। 2 रूप होते हैं इसके। पहला जो है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। कितने रूपों में, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, इससे आशय है जहाँ व्यक्ति के पास न्यूनतम उपभोग के लिए पैसे ना हो। निरपेक्ष गरीबी ये होती है जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को ही ना पूरा कर पाए, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष गरीबी। जबकि सापेक्ष गरीबी किसे बोलते हैं, जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति, यानी कि दूसरे व्यक्ति की तुलना में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कम सक्षम होता है तो उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब दूसरे के सापेक्ष रख के हम देखते हैं। इसमें पहले देख लीजिए, निरपेक्ष गरीबी से आशय जहाँ व्यक्ति के पास अपना न्यूनतम उपभोग के लिए पैसे ना हो, यानी कि जो डेली न्यूनतम उसकी आवश्यकताएं होती है उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवागमन में भी सक्षम ना हो। निरपेक्ष गरीबी के आकलन के लिए भारत में व्यक्ति गणना अनुपात विधि को सहारा लिया गया। व्यक्ति गणना में उपभोग व्यय या न्यूनतम आवश्यक पोषण स्तर के आधार पर गरीबी माना जाता है, अर्थात व्यक्ति गणना अनुपात में बीपीएल के नीचे यापन करने वाले गरीब माना जाता है। भारत में गरीबी की परिभाषा निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत गणना अनुपात को आधार बनाया गया है, आकलन किया जाता है। सापेक्ष गरीबी क्या होता है, सापेक्ष गरीबी का आधार 2011-12 में तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार भारत में गरीबी जो है 21.9% है, ये तेंदुलकर का याद कर लीजिएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय को आधार बनाया गया था। सापेक्ष गरीबी से आशय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं, जब व्यक्ति की आकलन किसी के सापेक्ष या किसी व्यक्ति से तुलना करके किया जाए। जैसे अगर से हम किसी व्यक्ति की तुलना मुकेश अंबानी से की जा रही है या अडानी की तुलना अंबानी से की जा रही है, तो ये इसमें कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि अडानी बड़े हैं या अंबानी बड़े हैं, तो इनका तुलना किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे कोई व्यक्ति 20,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति की तुलना 1 लाख रुपये प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति से करें तो स्वाभाविक है कि 20,000 रुपये माह कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपये प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति की तुलना में जो है गरीब देखा जाए। सापेक्ष गरीबी समाज में आय की असमानता के कारण देखा जाता है। सापेक्ष गरीबी की गणना के लिए 2 आधार का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष, पहला है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र होता है और गिनी गुणांक, आपको ये नहीं कैसे क्या होता है ये नहीं लर्न करना है, बस इतना लर्न करना है कि एक लॉरेंज वक्र होता है, एक गिनी गुणांक होता है। ये गरीबी को मापने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। इसमें लॉरेंज वक्र क्या होता है, लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी के आकलन के लिए ज्यामितीय विधि है, जिसे अमेरिका अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था। इसमें धन विषमता का अध्ययन किया जाता है। ये लॉरेंज वक्र है, आप इसको जूम करके देख लीजिए, ये लॉरेंज वक्र है। 1 मिनट जूम मैं कर देती हूँ। ठीक है। दूसरा होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक में क्या होता है, गिनी गुणांक प्रयोग भी आय विषमता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ लॉरेंज वक्र में ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है, वहीं गिनी गुणांक में गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ ज्यामितीय, यहाँ गणितीय विधि का। ठीक है। आगे इसमें दे दिया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी की गणना हेतु कौन कौन सी समितियाँ बैठी थी, तो इसमें क्या दिया है, 1960-62 में गरीबी परिभाषा व गरीबी गणना हेतु आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसमें माना गया है कि 20 रुपये प्रतिमाह खर्च ना कर पाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। लेकिन सुझाव के बाद वैज्ञानिक आंकड़े के आधार पर नहीं था, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में इतने बड़े संसाधन नहीं थे कि वे वैज्ञानिक आधार पर गणना कर सकें। इतने में 1978 में
दांडेकर व रथ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गरीबी यथार्थ आकलन किया जा सके। इस कमेटी ने भारत में गरीबी संबंधी कई आकलन जो है प्रस्तुत किए थे। पहला कौन था? दांडेकर समिति। दांडेकर समिति जो है कैलोरी को अपना आधार बनाया था, इसमें ये दिया गया है। ठीक है, आगे जो है 1979 में जो आया था अलग समिति आया था, इसने कैलोरी ऊर्जा को आधार बनाकर जो है गरीबों को आधार माना था। इस कमेटी ने सुझाव दिया था ग्रामीण क्षेत्रों में 24, इसी कमेटी ने सुझाव दिया था ग्रामीण क्षेत्रों में 24 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति को उपयोग करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं समझा जाएगा। इस कमेटी में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि उपयोग के बाहर भी कोई खर्चे आवश्यक है। उदाहरण के लिए स्वरूप एक गरीब कैसे भी करके अपना पेट भरने में सक्षम होता है, एक भिखारी भी भीख मांगकर भोजन कर लेता है, इससे भी उसे 24 कैलोरी प्राप्त हो जाएगी। अतः इस कमेटी में केवल ऊर्जा को ही आधार माना था। फिर आई थी लकड़वाला समिति आई थी। लकड़वाला समिति जो है दांडेकर समिति और अलग कमेटी दोनों के गरीबी के आधार कैलोरी का ऊर्जा बनाया गया, जो यथार्थ एवं मानवीय कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में भोजन के साथ साथ अन्य आवश्यकताएं भी बेहद जरूरी है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, सेवा, ट्रांसपोर्ट आदि की आवश्यकताएं को टाला नहीं जा सकता है। 1989 में लकड़वाला समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1993 में प्रस्तुत किया। लकड़वाला कमेटी ने कहा कि प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर अलग अलग होना चाहिए, इसलिए गरीबी का आकलन अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से किए जाना चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तथा कृषक तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें क्या दे दिया गया है? इसमें दिया गया है ये इसके लिए बोला था कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उसका आकलन जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाए। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किया जाएगा गरीबी का आकलन किया जाएगा, उसके लिए 2400 कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी चाहिए होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हुई, पहली जो समिति हुई वो कौन सी समिति? दांडेकर समिति हुई। दूसरी समिति अलग समिति हुई। तीसरी समिति जो हुई वो लकड़वाला समिति हुई। चौथी समिति भारतेंदु आती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इस कमेटी के गठन जो है 1905 में किया गया। प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना कि भारत में गरीबी कम हो रही है या नहीं। तेंदुलकर समिति ने दैनिक जीवन के उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी निर्माण, जिसमें मुख्यतः 6 मूलभूत आधारभूत तत्वों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, वातावरण, आय, रोजगार आदि को शामिल किया गया है। इस बास्केट के उपयोग में इसमें वही बताया गया है। तेंदुलकर समिति का गठन जो किया गया था वो 2005 में किया गया था। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने रिपोर्ट में बताया था कि 27 रुपया ग्रामीण में और 33 रुपया शहर में जो खर्च करता है प्रतिदिन वो गरीब नहीं है। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आपका। हाँ, फिर रंगराजन समिति भी आई थी। ये 12 में रंगराजन समिति का गठन जो किया गया था वो 12 में किया गया था, 2012 में किया गया था। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये बताए और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये बताए थे रंगराजन समिति ने। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा देती हूँ। पहले जो है गरीबी 2 टाइप्स का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से की जाती है, जिससे में हम एग्जाम्पल दिए हैं। मुकेश अंबानी की तुलना जो है अडानी के साथ की जाए कि कितना कौन खर्च कर रहा है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी वो होती है, ये सापेक्ष हुआ। निरपेक्ष गरीबी वो होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी होती है। इसके लिए अलग अलग कमेटी बैठाई गई, जिसमें पहली कमेटी दांडेकर समिति हुई, फिर अलग समिति हुई तीसरी समिति जो हुई लकड़वाला समिति हुई, लकड़वाला समिति।
चौथी समिति जो 2005 में आई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो 2005 में आई तथा 2009 में अपनी जो है रिपोर्ट सौंपी। इसने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है 23 रुपये और 33 रुपये इन्होंने बोला था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं रंगराजन समिति, इसका गठन सन 2012 में होता है। ये बोला था कि ये समिति बोली थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये जो खर्च करता है डेली, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो इतना फैक्ट आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, गरीबी को मापने के लिए 2 वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सापेक्ष वक्र का पहला जो है गिनी गुणांक, दूसरा है लॉरेंज वक्र। क्लियर? तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।